हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा और सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर वीडियो को प्रारंभ करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। BA पार्ट 3, जी हाँ, BA पार्ट 3 को हम लोग BA तृतीय वर्ष, BA फाइनल ईयर या BA थर्ड ईयर भी बोल सकते हैं। BA फाइनल ईयर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ये जितने भी प्रश्न आपके यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए इन प्रश्नों की अहमियत क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आपको पता चलेगी। हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं और मैं टारगेट विद शिवम गारंटी लेता हूँ इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखोगे। और इन प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किया गया है। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर को एक नज़र में देख लेते हो तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है, आप कभी इसका उत्तर नहीं भूल पाओगे। और मेरे द्वारा जो आपको उत्तर दिए जा रहे हैं सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं सबसे पहले आप सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखोगे, फिर इसके बाद उत्तर की चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपको इन प्रश्नों को कॉपी में लिखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको उत्तर दूंगा तो उत्तर में सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। फिर आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं पहले आप इन प्रश्नों को लिखो और प्रश्न लिखने के दौरान में मैं इन प्रश्नों का उत्तर का थोड़ा थोड़ा झलक भी दूंगा। जब मेरे द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, पहले भी वाकई में मैंने उत्तर जानने का प्रयास किया हुआ था और आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, प्लासी के युद्ध। प्लासी में जो युद्ध हुई थी उनके कौन कौन से कारण थे? युद्ध होने के कौन कौन से कारण थे? युद्ध होने के बाद क्या परिणाम आया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक में पलटा के देख लो। आप इन प्रश्नों को सबसे पहले कॉपी में लिखो। प्लासी के युद्ध के कारण, कौन कारण थे, इनके क्या परिणाम हुए युद्ध होने के बाद, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद मैं बताऊंगा इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे प्राप्त करोगे। तो इन प्रश्नों को जल्दी से लिखिए, ठीक है। थोड़ा मैं इसके बारे में बता प्लासी युद्ध के बहुत सारे कारण थे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। प्लासी युद्ध के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण में आपको मैं यहाँ पर साफ साफ बता दूँ, सिराजुद्दौला एक राजा थे, उनके विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ के नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, ठीक। अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, इसलिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, ठीक है। अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव का स्थिति पैदा हो गई। अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी कर दी गई, यानी कि सिराजुद्दौला का जहाँ तक क्षेत्र था वहाँ और उससे आगे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किलेबंदी कर ली गई। ये कालकोठरी की घटना इसी में हुई थी। कालकोठरी की बात करें तो एक छोटा सा कोठली था, ठीक है, एक छोटा सा रूम था। उस रूम में मिनिमम 10 व्यक्ति को रखा जा सकता था, परंतु कालकोठरी में क्या हुआ कि इसमें 39 व्यक्ति को इस रूम में रख दिया गया। तो समझ सकते हो, इस रूम में जब 39 व्यक्ति को रख दिया, जिसकी क्षमता 10 व्यक्ति का है, वहाँ पे 39 व्यक्ति को रख दिया जाए तो समझ सकते हो क्या स्थिति होगा। और इसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे भी गए थे। इसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप सभी लिख लो। इसके बाद प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला थे उनकी पराजय हो जाती है, जिसके कारण बंगाल में उसका शासन समाप्त हो गया था तथा मीर जाफर का शासन शुरू हो गया, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे
कि मान के चलो कि दो दोस्त हैं, एक राम एक श्याम, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे, राम से दोस्ती कर लेते थे, ठीक है, और राम को श्याम के विरुद्ध भड़काना शुरू कर देते थे। और जब आपको कोई भड़काएगा अपने दोस्त के प्रति तो ऑटोमेटिक आप बदल ही जाओगे। तो राम क्या हुआ, भड़क गया। तो मीर जाफ़र क्या किया, सिराजुद्दौला के प्रति मीर जाफ़र को भड़काया गया, और जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और पूरे बंगाल में मीर जाफ़र का शासन शुरू हो गया था। 1756 से 1760 के बीच मीर जाफ़र ने कंपनी को 2 करोड़ 25 लाख रुपए धनराशि तथा मीर जाफ़र ने उन्हें 24 परगने की जागीर भी दे दी थी। समझ सकते हो, मीर जाफ़र ने कंपनी को 2 करोड़ रुपए उस समय में दिया था और साथ में 24 परगने की जागीर भी दे दी थी। तो यही परिणाम निकल के आता है प्लासी युद्ध का। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। मैं थोड़ा आपको झलक दिया ताकि जब आप उत्तर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, पहले भी मैंने ये मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का नाम सुना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि आंग्ल अवध संबंधों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आंग्ल और अवध के बीच कौन कौन से संबंध थे, किस प्रकार के संबंध थे, इसके बारे में आपको विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम लोग अवध की जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अवध जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है, जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी फैजाबाद थी, वर्तमान समय में अयोध्या जिले में आता है, ठीक है। अवध शब्द जो निकला है ये अयोध्या से ही निकला है, जहाँ पे श्री राम की जन्मभूमि है। अवध की राजधानी प्रारंभ में अयोध्या थी, किंतु बाद में लखनऊ आई। अवध पर नवाबों का आधिपत्य था, जो पर्याय स्वतंत्र थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे अवध। चूँकि अवध के नवाब शिया मुसलमान थे, अतः अवध में इस्लाम के इस संप्रदाय को विशेष संरक्षण मिला, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। पहले आप इन प्रश्नों को लिख लो। इसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रथम यानी कि पहली बार जब आंग्ल बर्मा युद्ध हुई थी तो इसके कौन कौन से कारण थे और इसके परिणाम क्या क्या हुए, इन्हें आप अपने कॉपी में लिख लो। ये प्रश्न पिछले 9 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है प्रथम आंग्ल युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 2 वर्ष तक, 2 बार हुआ, ठीक है। एक हुआ 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक, 2 वर्षों तक जो है ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला, 1824 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी तक। युद्ध का मुख्य कारण क्या था, आपको पता है युद्ध का मुख्य कारण क्या था? युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था। यानी बर्मा का जो राज्य था, इनकी जो सीमाएं थी यह ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था। इसी के कारण ये युद्ध लड़ी गई थी, जिस कारण से अंग्रेजों के समक्ष एक संकट खड़ा होने लगा और खतरा बढ़ गया था। इस युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट ने पूर्ण अयोग्यता का प्रदर्शन किया, जिसके वजह से उनकी अयोग्यता के वजह से इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों 5 मार्च 1824, जी हाँ 5 मार्च 1824 से लेकर 24 फरवरी 1826 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ी गई थी। ये सवाल आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जाएंगे। एसएससी में आपसे पूछे गए थे, एसएससी में ये सवाल 5 बार पूछे गए थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ी गई थी? तो प्यारे दोस्तों 5 मार्च 1824, और कब तक यानी कि ये लड़ाई चली थी? तो 24 फरवरी 1826 तक। तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको और भी विस्तार से बताएंगे। ये थोड़ा सा मैं झलक दे रहा हूँ ताकि आपको जब उत्तर मिले तो आपको उत्तर बिल्कुल भी नया ना लगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों की विवेचना कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कौन कौन से सुधार रहे थे, उन्होंने क्या क्या संशोधन किए हुए थे, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से फटाक से अपने कॉपी में लिखिए इन प्रश्नों को। तो प्यारे दोस्तों बेंटिंग महोदय ने प्रांतीय दौरा व अपील के न्यायालयों को समाप्त कर दिया, ठीक है। जितने भी प्रांतीय दौरा थे, आसपास के क्षेत्र थे, उनका दौरा करना समाप्त कर दिया। इसके बाद प्यारे दोस्तों वो अपील, जितने भी न्यायालय में अपील किए जाते उनको समाप्त कर दिया था। उसके द्वारा आगरा में, यानी कि आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और ताजमहल भी आपको आगरा में ही देखने को मिलेगा। आगरा में दीवानी तथा फौजदारी अपील का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया था, ठीक है।
उसने इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत नामक उच्च अदालतें स्थापित की। उसने कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पदों को मिलाकर एक कर दिया। ठीक है, उसने कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पदों को मिलाकर एक कर दिया। ओके, उसने इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत नामक उच्च अदालतें स्थापित की थी। तो प्यारे दोस्तों, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे हम लोग, और इन्होंने बहुत सारे सुधार बदलाव किए हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आप लिख लोगे अपने कॉपी में, रैयतवाड़ी प्रथा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो रैयतवाड़ी प्रथा पर प्रकाश डालिए। रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या रैयतवाड़ी जो प्रथा थी ये कहाँ तक विस्तृत रही, ये कहाँ तक ये प्रथा जो है चली थी। तो प्यारे दोस्तों, ये व्यवस्था मद्रास, ओके, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि हमारे बिहार इससे वंचित थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। ओके, इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। जो भी किसान थे उसे मालिकाना हक प्रदान किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। तो इसके बारे में काफ़ी शानदार से जानेंगे, और ये यूपीएससी का सबसे बेस्ट सवाल है। ठीक है, आप एक बार प्रीवियस ईयर में देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सभी अधिकांश बच्चे जो है वो किसान परिवार से आते हैं, खुद मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। तो कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक निबंध लिखने के बारे में आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लो। कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक निबंध लिखिए। कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो कृषि का वाणिज्यीकरण के कारण कई सारे गांव सामूहिक भूमि एक साथ उपयोग की जाती थी। ठीक है, कई सारे गाँवों की सामूहिक भूमि एक साथ उपयोग में लाई जाती थी, क्योंकि ये भूमि एक कृषि फसल जैसे कि कपास, पटसन, गेहूं, गन्ना और तिलहन आदि इत्यादि की खेती के लिए विशेष उपयुक्त होती थी। नकदी फसलों की खेती तीव्र वृद्धि के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करना था। ब्रिटिश सरकार जो है वो भी इन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। वो भी उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे। क्यों लाइक करते थे? क्योंकि इनसे जो है कपास की खेती होती थी, पटसन, गेहूं, गन्ना, तिलहन इत्यादि की खेती विशेष रूप से होती थी, तो इससे उनको फ़ायदा था। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। निबंध कैसे लिखना आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आप। भारत में बौद्धिक जागृति के क्षेत्र में राजा राम मोहन की भूमिका का विवेचन करें। भारत में जो है बौद्धिक रोग से जो जागृति हुई, इसके क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही, वो इसके बारे में आपको जानना है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय से संबंधित आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, और विशेषकर राजा राम मोहन राय एक बहुत ही बड़े नाम थे। इसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इसे सवाल आपको देखने को। क्वेश्चन नंबर 8वां काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। आपके बीपीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, और आपके पार्ट 3 में तो ये एग्जाम पूछे ही जाते हैं। तो समझ सकते हो इन प्रश्नों की अहमियत क्या है। कोल विद्रोह पर प्रकाश डालिए। जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए। कोल विद्रोह के बारे में बात कर ले तो प्यारे दोस्तों, कोल विद्रोह क्यों हुई थी, कोल विद्रोही नाम क्यों पड़ा? तो कोल जनजाति द्वारा, कोल एक जनजाति थी। ठीक है, ये कोल जो है एक जनजाति थी। इनके द्वारा अंग्रेज सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके खिलाफ कोल जनजाति जो है 1831 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, एक विद्रोह किया हुआ था। समझ सकते हो ना आप, एक विद्रोह किया गया था। ये भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। ये विद्रोह अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। मुंडा, उरांव, भूमिज और आदिवासी के अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोल जनजाति में जो है प्यारे दोस्तों, मुंडा, उरांव, भूमिज हो, आदिवासी को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो आप सभी। संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। संथाल यानी कि जो भी संथाल थे, उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए थे, क्यों किए गए थे, लास्ट में कौन से परिणाम हुए, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो संथालों के द्वारा विद्रोह जो किया गया था, इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा
जारू यानी कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू नामक दो आदिवासी नेताओं ने किया था। जी हाँ, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिंधु और कान्हू नामक दो आदिवासी नेताओं ने किया था। सरकार ने इस आंदोलन को दमन करने के लिए यानी कि दबाने के लिए विद्रोहग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो ये मार्शल लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह की प्रकृति विवेचना कीजिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह को ही हम लोग भारतीय स्वतंत्रता की पहली नींव भी बोल सकते हैं। 1857 के विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में प्यारे दोस्तों, भारत में ना बहुत सारे विद्रोह किए गए थे। ठीक है, भारत में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किए गए थे। तो भारतीय के पिछले विद्रोहों की तुलना में 1857 का विद्रोह का महान विद्रोह एक बड़ा आयाम था। ये समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा भागीदारी के साथ लगभग अखिल भारतीय चित्रण ग्रहण करना था। ये विद्रोह कंपनी के सिपाही द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसे आमतौर पर सिप्पी विद्रोह भी कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका मंगल पांडे नामक एक सिपाही का था। ठीक है, इसके बारे में और भी विस्तार से समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर की। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार कर लिया गया है। इसका PDF जो है आज शाम तक तैयार हो जाएगा और कल सुबह तक जो है टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद कल सुबह तक आपको PDF मुहैया करवा दिया जाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों का PDF उत्तर जो है प्राप्त कर लोगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर लोगे और आपको जो है एग्जाम से 5 दिन पहले इन सभी प्रश्नों को देख लेना है और इसके बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश कर देना है। बस इसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, 1 लाख में कुल मिला के 6000 से 5000 बच्चे बचे हुए हैं। जी हाँ, जल्दी से 1 लाख पूरा दीजिए, जल्दी से सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर जल्दी से मेरा 1 लाख पूरा दीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक सब्सक्राइबर लेता हूँ। तो एक सब्सक्राइब कर दो यार और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। आपके घर में कम से कम 5-10 फ़ोन होगा ही, 5-10 फ़ोन से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।